नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट संख्या 11 को देखने वाले हैं। इससे पहले 10 शानदार सेटों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। 25 शानदार क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न के अनुसार। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग साथियों फिर से शानदार 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं शानदार सेट संख्या 11। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। इसी क्वेश्चन से साथियों इस सेट की शुरुआत हो रही है। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कार्य का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो जूल होता है। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चुंबकीय फ्लक्स पूछा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। कोणीय संवेग पूछा जाए तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। शक्ति पूछा जाए तो याद रखना है आपको जूल पर सेकेंड या वाट होता है। बल आघूर्ण पूछा जाए तो न्यूटन मीटर होता है। तो ये 5-6 साथियों मात्रक है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही उत्तर जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला, ताप के बढ़ने पर श्यानता गुणांक जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएं। तो ताप के बढ़ने पर गैसों का श्यानता गुणांक जो है बढ़ता है तथा द्रवों का घटता है। सही उत्तर जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला बल जो है कौन सा बल कहलाता है? श्यानता बल कहलाता है। एक आदर्श तरल अथवा द्रव की जो श्यानता होती है वो 0 होती है। सही उत्तर आपको याद रखना है, ताप के बढ़ने पर गैसों का श्यानता गुणांक बढ़ता है तथा द्रवों का घटता है। अगला प्रश्न संख्या 3, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगी। तो यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। याद रखना है सही उत्तर ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में थोड़ा सा सुधार कर लेंगे साथियों। यहाँ 500 के स्थान पे 50 कर लेंगे और ऑप्शन में 2 ओम कर लेंगे। ए में 2 ओम कर लेंगे, बी में कर लेंगे साथियों 10 ओम, सी में कर लेंगे 5 ओम और डी में कर लेंगे 8 ओम। पता है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 50 प्रतिरोध के एक समान तार को 5 बराबर भागों में काटा गया। इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो संयोजन का तुल प्रतिरोध क्या होगा, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो 2, 5, 10, 8 ओम जो है इस प्रश्न के ऑप्शन है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। तो 50 प्रतिरोध को जो है 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 50/5 यानी 10 निकल कर आएगा 10 ओम। और यह 10 ओम को साथियों समांतर क्रम में 5 बराबर भागों में आपको जोड़ना है। तो 1/r बराबर हो जाएगा साथियों 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10। तो एलसीएम हो जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 5 यानी 5 से 2 बार में। तो 2 ओम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन साथियों गलत है इसमें, तो 2 ओम सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न संख्या 5, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, बताएं। डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। डोमेन क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु की एक चुंबक होता है और उसमें असंख्य परमाणु के समूह होते हैं जिन्हें हम लोग डोमेन कहेंगे। एक डोमेन में याद रखना है 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों को तीव्र चुंबकत्व जो है डोमेन के कारण ही प्राप्त होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डोमेन जो है लोह चुंबकीय पदार्थ में बने होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन
प्रश्न संख्या 6, वायु में उड़ती एक चिड़िया को जल यानी n बराबर 4/3 के भीतर तैरती मछली जल के पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतीत होती है, तो मछली की वास्तविक गहराई आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो जल का अपवर्तनांक यानी दिया गया है आपको म्यू दिया गया है 4/3, और आपको आभासी, ये जो आभासी गहराई है वो दी गई है 30 सेंटीमीटर, और आपसे वास्तविक गहराई पूछी है। तो अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई बाय आभासी गहराई। तो म्यू यानी 4/3 बराबर वास्तविक गहराई आपको निकालना है, तो ऊपर वास्तविक है और नीचे आभासी गहराई कितनी दी गई है, 30 दी गई है। तो 3 से 30 10 बार में, और 10 गुना 4 यानी 40 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जिनका भी सी आ रहा बिल्कुल सही है। म्यू बराबर साथियों अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वास्तविक गहराई बाय आभासी गहराई। अपवर्तनांक 4/3 हो जाएगा, बराबर वास्तविक गहराई निकालना है बाय 30 यानी आभासी गहराई। हल करेंगे तो वास्तविक गहराई निकल कर आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र जो है विक्षेपित कर सकता है। क्या विक्षेपित कर सकता है? एक विद्युत क्षेत्र बताना है आपको। अल्फा कण, सी में सुधार लेंगे ऑप्शन अल्फा कण। तो एक विद्युत क्षेत्र जो है अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अल्फा कण धनात्मक आवेश युक्त कण है, जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक की चालकता बताना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धचालक की जो चालकता होती है, याद रखेंगे आप, ताप बढ़ने से बढ़ती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ती है। चालक के ताप में वृद्धि करने पर चालकता घटती है तथा प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ती है। अर्धचालक पदार्थ जैसे आपको याद रखना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि में ताप के बढ़ने से चालकता बढ़ती है तथा प्रतिरोध घटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो चालकता कहलाता है, और इसका मात्रक महो यानी ओम-1 होता है। तो याद रखेंगे अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ेगी। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेनी टाइम्स पूछा भी जाता है, इजी भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1/9 भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। जल का घनत्व बर्फ के घनत्व की तुलना में अधिक होती है, इसी कारण जो है बर्फ पानी में तैरता हुआ हमें प्रतीत होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है, जब कोई वस्तु पानी या किसी तरह माध्यम में होती है तो उस पर एक बल लगता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, रुद्धोष्म परिवर्तन में निकाय का ताप क्या होता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, या घटता है या बढ़ता है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन में निकाय का जो ताप है वो साथियों स्थिर रहता है। जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम किसी उष्मा गतिक निकाय में किए गए ऐसे प्रक्रम को कहते हैं जिसमें परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? बताएं, इसका कारण बताएं। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब जो है घटता जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का जो क्वथनांक है वो घटते जाता है, इसलिए पहाड़ों पर पानी कम तापमान पर उबलता है और खाना देर से पकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? बताएं। तो जर्मन सिल्वर का जो संगठन है, जर्मन सिल्वर किस किस से बनता है? उसमें कॉपर, जेडन,
प्लस निकेल हमें देखने को मिलता है। इसमें एल्यूमिनियम हमें देखने को नहीं मिलता है, तो उपस्थित नहीं होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम इसमें उपस्थित नहीं होता है। पीतल का संगठक आपको पता है कॉपर प्लस जिंक होता है, पीतल के बारे में भी पूछा जाता है। कांसा का आपको पता है कॉपर प्लस टीन होता है। अगर गन मेटल पूछा जाए तो कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑफबाउ का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों अथवा कक्षों में भरे जाते हैं और उसके पश्चात अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों अथवा कक्षों में भरे जाते हैं। तो सही उत्तर जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर का, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, चूंकि यह क्या होते हैं? ए, बी, सी या डी? सही उत्तर हो जाएगा उच्च आयनन विभव वाले होते हैं। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी में आपको पता है बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या घटती है और विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ती है। यदि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम लोग आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि यह उच्च आयनन विभव वाले होते हैं। अगला प्रश्न, अवरक्त विकिरण निम्न द्वारा अवशोषित होती है। बताएं किसके द्वारा अवरक्त विकिरण जो है अवशोषित होती है? इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अवरक्त विकिरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य प्रकाश से अधिक तथा सूक्ष्म तरंग से कम होता है। अवरक्त विकिरण जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है, जिससे कि इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। और इसकी खोज आपको पता है विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। तो अवरक्त किरण जो है CO2 के द्वारा अवशोषित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर का। साथियों क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 में है, साबुन क्या है? बताएं साबुन क्या है? सही उत्तर हो जाएगा साबुन उच्च वसा अम्लों के धातु लवण होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। साबुन जल में घुलनशील उच्च वसीय अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है? बताएं किस यौगिक का शोधन ऊर्ध्वपातन विधि यानी सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा बेंजोइक अम्ल का शोधन किया जा सकता है। बेंजोइक एसिड का वाणिज्यिक उत्पादन टोल्यूइन का ऑक्सीजन के साथ आंशिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया में कोबाल्ट या मैग्नीज नेप्थेनेट द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पीसीज प्लांटारम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं स्पीसीज प्लांटारम। सही उत्तर हो जाएगा इसके लेखक है लिनियस। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। जीवधारियों के वर्गीकरण में कैरोलस लिनियस का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें साथियों वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस की प्रमुख पुस्तक के नाम में आपको याद रखना है, एक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जेरोना प्लांटेरम, याद रखना है जेरोना प्लांटेरम। एक है सिस्टेमा नेचुरी, याद रखेंगे क्या है सिस्टेमा नेचुरी। एक है क्लासेस प्लांटेरम और एक आपने देखा स्पीसीज प्लांटेरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अलर्क रोग यानी हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया याद रखेंगे आप लोग वायरस के कारण होता है। सही उत्तर जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर का क्या है? प्रश्न है, जीवाणुओं में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा 70S प्रकार के राइबोसोम्स जो है जीवाणु में पाए जाते हैं।
जीवाणु प्राकैरियोटिक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक राइबोसोम्स लगभग 2 गोलाकार सब यूनिट्स से बना होता है। इसमें एक बड़ी यूनिट 50S तथा छोटी यूनिट 30S होती है। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव में राइबोसोम्स 80S प्रकार के होते हैं। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए 70S। अगला प्रश्न, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा पित्त का जो प्रमुख कार्य है वो पाचन के लिए वसा का पायसीकरण अथवा इमल्सीकरण करना है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। पित्त रस का स्राव जो है यकृत द्वारा होता है तथा यह सिस्टिक वाहिका के द्वारा पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के किन भागों में गैसीय विनिमय होता है? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस भाग में जो है गैसीय विनिमय देखने को मिलता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु कोशों में। तो फेफड़ों के वायु कोशों में हमें गैसीय विनिमय देखने को मिलता है। श्वास नली नीचे की ओर वक्ष गुहा में पहुंचकर दाएं और बाएं 2 प्रमुख श्वासनियों में विभाजित हो जाती है, जिसे वायु कोष्ठिका वाहिनिकाएं कहते हैं। और वायु कोष्ठिका वाहिनिकाएं आगे जाकर छोटे छोटे वायु कोश में खुलती है। अगला प्रश्न, डिम्बोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा PSH और LH हार्मोन के नियंत्रण में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर का, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन इनमें से किसमें नहीं होता है? बताना है आपको। अर्धसूत्री विभाजन जो है जीवाणुओं में नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या घटकर आधी हो जाती है। सही उत्तर ऑप्शन आपको याद रखना है डी हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है और अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा माना जाता है। तो जीवाणु में जो है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन, सिक्रोटिन हार्मोन मुख्यतः किसका प्रेरक होता है? सही उत्तर जिनका भी सी आ रहा बिल्कुल सही है। सिक्रोटिन हार्मोन जो है मुख्यतः अग्नाशय रस का प्रेरक होता है। सिक्रोटिन हार्मोन छोटी आंत के ग्रहणी की एस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है जो अग्नाशय रस को प्रेरित करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। तो 25 शानदार क्वेश्चन विथ एनालिसिस हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया और पिछले सेट को जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से एक शानदार सेट के साथ। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए। साथियों, आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जाता है, लगातार क्वेश्चन लाया जाता है, आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करने का। तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।